मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी पूस की रात की व्याख्या समझेंगे। सबसे पहले हम कहानी के जो लेखक हैं उनका परिचय जानेंगे। उसके बाद कहानी को संक्षेप में समझेंगे और उसके बाद उसकी व्याख्या, कहानी की व्याख्या को समझेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 ईस्वी में हुआ और उनका देहावसान सन 1936 ईस्वी में हो गया था। यानी कुल वो 56 वर्ष ही जीवित रहे। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। 1904 से 1916 तक उर्दू में कहानियाँ लिखने के बाद वे हिंदी में आए और प्रेमचंद हो गए। उन्होंने हिंदी में लगभग 300 कहानियाँ लिखी तथा गोदान, सेवा सदन, प्रेम आश्रम, गबन, कायाकल्प, कर्मभूमि, निर्मला आदि उपन्यासों की रचना कर हिंदी में उपन्यास विधा को प्रौढ़ता प्रदान की। उन्होंने नाटक तथा निबंध भी लिखे। मेरे विचार में उनके निबंध संकलित हैं। प्रेमचंद हिंदी के उन लेखकों में हैं जिन्होंने हिंदी गद्य को प्रौढ़ता प्रदान की तथा कहानी और उपन्यास विधाओं को नए आयाम दिए। प्रेमचंद के साहित्य का प्रमुख स्वर है समाज सुधार, यानी समाज का सुधार करना। कला का कार्य मनोरंजन नहीं, सामाजिक सौदेश्यता है। यही सूत्र उनके समस्त लेखन का आधार है। प्रेमचंद की कहानियों में समाज की कुरीतियों, राजनीतिक उथल पुथल, किसानों की दयनीय दशा, सामाजिक रूढ़ियों के बंधनों में तड़पती नारी की वेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है। दलित और शोषित के प्रति संवेदना से ओतप्रोत प्रेमचंद की कहानियाँ पाठक के मन में केवल करुणा ही नहीं जगाती, वरन पाठक को शुभ और आदर्श की ओर भी प्रेरित करती हैं। अपने आरंभिक जीवन में प्रेमचंद गांधी जी से प्रभावित रहे, अतः उनकी कहानियों में आदर्शवाद का स्वर मुखरित है। किंतु धीरे धीरे वे यथार्थवाद को स्वीकार करते हैं। कफन, पूस की रात आदि कहानियों में उनकी यथार्थवादी दृष्टि की झलक मिलती है। प्रेमचंद ने कहानियाँ अत्यंत सरल और सहज शैली में लिखी हैं तथा उनकी भाषा अत्यंत सजीव और पारदर्शी है। उनकी कहानियाँ भारतीय जीवन की विसंगतियों पर तीखा प्रहार करती हैं। उनकी सभी कहानियाँ मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम पूस की रात कहानी को संक्षेप में समझेंगे। पूस की रात प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। कहानी का प्रारंभ ऋण की चिंता से होता है और अंत ऐसी अकर्मण्य दीनता में जो हर समस्या का समाधान तो लगती है, होती नहीं है। इस कहानी में प्रेमचंद अपने इस उद्देश्य को दर्शाने में सफल हुए हैं कि छोटे किसान का शत्रु केवल साहूकार ही नहीं है, बल्कि प्रकृति भी है। जो प्रकृति उसे खेत में अन्न देती है, वही प्रकृति उसकी खेती को चौपट भी कर देती है, यानी नष्ट भी कर देती है, और जिसके कारण ऋण की समस्या प्रारंभ
होती है, और तब मजदूरी और खेती दोनों ही इस समस्या का उदर नहीं कर पाती। वस्तुतः एक छोटे से हिस्से को छोड़कर संपूर्ण कहानी अलकू का एकालाप जैसी है, जिसमें मुन्नी और जबरा, जबरा कौन है, एक कुत्ता, होते हुए भी उपस्थिति के कोई सार्थक संकेत नहीं दे पाते, और जो नहीं है, जैसे कि सहना, उसकी उपस्थिति ऐसी है जिसके कारण शक्ति रहते हुए भी अलकू निरुपाय है। निरुपाय इस अर्थ में कि कर्ज चुकाने के कारण वह कंबल तक नहीं खरीद पाता, और कंबल न खरीद पाने से वह अंततः सर्दी के कारण नील गायों से खेत की रक्षा भी नहीं कर पाता। कहानी में ठंडी रात के वातावरण की बुनावट शिल्प की स्पाटता के बावजूद उसे कलात्मक आयाम देती है। अंत होते होते कहानी ठंड में खेत पर सोने से बचने के कारण अलकू की प्रसन्नता और मजदूरी करके माल गुजारी चुकाने की मुन्नी की चिंता पाठक को कहानी पर देर तक सोचने के लिए विवश कर देती है कि किसान की दुर्दशा उस मजदूर से भी कहीं अधिक है जो मजदूरी करके अपना पेट पालता है, जबकि किसान को उस मजदूरी में से खेत का लगान भी चुकाना है। कहानी प्रभावान्विति में सफल है, और बिना किसी समाधान के प्रेमचंद पाठक के सम्मुख केवल प्रश्न उठाकर ही छोड़ देते हैं। तो विद्यार्थियों, अब हम पूस की रात कहानी को पढ़ेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। अलकू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ, जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। अलकू एक गरीब किसान है जो इस कहानी का नायक है, और सहना एक पूंजीपति है गांव का, जिससे अलकू ने कुछ कर्ज ले रखा है। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा, माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं। मुन्नी अलकू की पत्नी है, तो मुन्नी अलकू से कह रही है कि हमारे पास केवल 3 रुपए ही हैं और उससे हम कंबल खरीदना चाहते हैं। तो माघ और पूस की जो सर्दी की रात है वो खुले स्थान में खेतों में बिना कंबल के नहीं कट सकती। तो उस पूंजीपति या जो गांव का महाजन है उससे कह देना कि जब फसल आएगी तब पैसे दे देंगे। अलकू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं सो सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। गुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम ढील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था। नाम उसका अलकू था, लेकिन शरीर से वह भारी था। स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो कौन उपाय करोगे? कोई खैरात दे दे कंबल? न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाहर जाए मैं रुपए न दूंगी न दूंगी।
तो जैसे ही अलकू अपनी पत्नी मुन्नी से 3 रुपए देने के लिए कहता है, जिसे वह गांव के महाजन सेना को देना चाहता है, तो मुन्नी उससे मना कर देती है और वह कहती है कि तुम कंबल का कोई उपाय नहीं कर पाओगे और कंबल कोई दान में, भीख में या भेंट में तुम्हें देने वाला नहीं है। और वह ये भी शिकायत करती है कि जो कर्ज है वो चुकने में ही नहीं आता है। वह एक सुझाव भी देती है कि तुम खेती को छोड़ क्यों नहीं देते हो, हम मर मर करके दूसरों के लिए फसल उत्पन्न करते हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है तो केवल कर्ज। तो पेट के लिए हमें मजदूरी करनी पड़ती है, तो ऐसी खेती से हम परेशान हो गए हैं। और वह अपने पति अलकू से कहती है कि मैं रुपए नहीं दूंगी। अलकू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। अलकू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर अलकू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब किसे खेती, मजदूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस। मजबूर होकर के अलकू की पत्नी मुन्नी को वह 3 रुपए जो बड़ी मुश्किल से बचत करके अलकू ने रखे थे, उसे अलकू को देने पड़ते हैं। और वह अपने पति से कहती है कि तुम अब खेती को छोड़ दो, खेती से अच्छी मजदूरी है, मजदूरी करके हम एक रोटी तो खा पाएंगे और कम से कम किसी की धौंस दबाव या किसी का भय तो नहीं रहेगा। ऐसे विचार वह व्यक्त करती है। अलकू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा। उसने मजदूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे, वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। अलकू ने वह पैसे पत्नी से ले लिए और वह उन्हें महाजन को देने जा रहा था, और जाता हुआ उसे ऐसे वह अनुभव कर रहा था कि वह मानो उसके पैसे लौटाने नहीं जा रहा हो, बल्कि अपना हृदय निकाल करके उसे देने जा रहा हो। यानी इतना ज़्यादा गरीब था वो, इतना ज़्यादा दरिद्र था कि ये 3 रुपए उसके लिए बहुत बड़ी पूंजी थे, क्योंकि उसने मजदूरी करके या बहुत मेहनत करके एक एक पैसा करके 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे, वे भी आज बच नहीं पाए। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। अलकू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दो में से एक को भी नींद न आती थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुंशी प्रेमचंद जी ने वातावरण के बारे में बताया है कि पूष मास की सर्दी की अंधेरी रात है और सर्दी इतनी ज़्यादा है कि कहानीकार को लग रहा है कि आकाश में जो तारे हैं वो भी मानो ठिठुर रहे हैं। अलकू ने अपने खेत के किनारे ईख के पत्तों की एक छतरी बनाई है और उस छतरी के नीचे बांस के खटोले पर, खाट पर नहीं, एक
छोटी जो खाट होती है जिसे खटोला कहेंगे, उस पर अपनी एक पुरानी सी मतलब चादर वो ओढ़े हुए पड़ा कांप रहा है। कांप किससे रहा है? सर्दी से कांप रहा है, यानी उस पुरानी चादर से उसकी सर्दी दूर नहीं हो रही है। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कुं 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 कर रहा था। दो में से एक को भी नींद न आती थी। और उस खटोले या खाट के नीचे उसका जो साथी कुत्ता था जिसका नाम जबरा था, वह भी वो कुत्ता जबरा अपने पेट में मुंह डाले सर्दी से कुं कुं कर रहा था, यानी उस जबरा को बहुत सर्दी लग रही थी। और अलकू और जबरा में से दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। अलकू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहे। पुआल चावल के फूस को कहेंगे। तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड। मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। तो अलकू एक तरह से अपने कुत्ते जबरा से वार्तालाप कर रहा है अपने मन ही मन में, और वह जबरा से मानो पूछ रहा हो क्या कि उसे भी क्या सर्दी लग रही है। और वह अपने मन में जबरा से कह रहा है कि मैं कह रहा था कि तुम यहाँ खेत में क्यों आए? घर घर में चावल के फूस पर, जिसे वो पुआल कहता है, वहाँ पर लेटा रहता, यहाँ नहीं आता तो उसे सर्दी नहीं लगती। और तुम ऐसे प्रसन्न होकर के मेरे साथ साथ आ गए जैसे मैं यहाँ खेत में कोई हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, मानो मैं फसल की रखवाली करने नहीं आ रहा हूँ। तो अब इस सर्दी की परेशानी को भी तुम्हें झेलना पड़ेगा। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी ऊँकों को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ दिया, स्वामी को मेरी कुंकू से नींद नहीं आ रही है। जबरा भी बुद्धिमान था, उसने मानो इस बात को समझ लिया कि उसका कुंकू करना व्यर्थ है, और वह चुप हो गया। अलकू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये रांड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। पश्चिमी हवा जो मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी है, जो मानो बर्फ के समान ठंडी अनुभव हो रही है, उसे मानो अलकू गाली देता हुआ कह रहा है, उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे, 8 चिलम तो पी चुका। ये खेती का मज़ा है, और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लियाफ, कंबल, मजाल है जाड़े या गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटें। तो अलकू अपने कुत्ते जबरा से कह रहा है कि कल से वह यहाँ खेत में नहीं आए बल्कि घर ही रहे। और वह अपने मन में विचार करते हुए कह रहा है कि ये खेती का मज़ा है, यानी खेती करने के कारण ही उसे ये दिन देखना पड़ रहा है। खेती करने के कारण ही उसे परेशानी हो रही है, क्योंकि वह छोटा किसान है। उसके पास ना ज़्यादा बड़ा खेत है, न खेती करने के औजार या साधन हैं। और वह अपने मन में सोच रहा है कि एक एक ऐसे धनवान व्यक्ति भी हैं जो बड़े संपन्न हैं, और जिनके पास अगर ज़्यादा या सर्दी चली जाए तो वो गर्मी से घबरा करके भागे, यानी सर्दी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सर्दी से निपटने के लिए उनके पास अच्छे अच्छे मोटे मोटे गद्दे और कंबल और ऊनी वस्त्र हैं।
मजाल जाड़े या गुजर हो जाए तो वह अपने मन में सोच रहा है कि जाड़ा उन अमीर व्यक्तियों के पास टिक नहीं सकता, यानी जाड़ा या जो सर्दी है वो उन अमीर व्यक्तियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तकदीर की खूबी है। फिर वो अपने मन में सोच रहा है कि ये किस्मत की विशेषता है, यानी किस्मत की बात है कि किसान गरीब होने के कारण सर्दी को सहन या झेल नहीं पाता है और उसे पीड़ित होना पड़ता है, बीमार होना पड़ता है। मजदूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटें। इस सर्दी की रात में खेतों में मेहनत हम लोग करें और हमारी उस फसल का दूसरे जो लोग हैं, जो महाजन लोग हैं, वो आनंद लें। ये उनकी महाजनों की अच्छी तकदीर है और ये हम गरीबों के लिए एक तरह से ये छोटी खेती या थोड़ी खेती और साधनहीन खेती हमारे लिए एक अभिशाप के समान